हेलो नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, निमी टेक्निकल परिवार में आप सभी का तहे दिल से स्वागत है। दोस्तों, परिंदों को मंजिल मिलेगी यकीनन, ये फैले हुए उनके पंख बोलते हैं। जो लोग रहते हैं अक्सर खामोश, जमाने में उनके हुनर बोलते हैं। दोस्तों, जमाने में अपने हुनर का वो तीर चलाइए, ऐसा तीर चलाइए जो डायरेक्ट दोस्तों आपके लक्ष्य पे जाके टिकना चाहिए। आज का सेशन बड़ा इंपॉर्टेंट सेशन है, जो कि दोस्तों जैसा आपको पता है कि हम यूपीपीसीएल दोस्तों 2019 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को सॉल्व कर रहे हैं और बड़े ही करीने के साथ दोस्तों उसको हम सॉल्व कर रहे हैं। उसी से दोस्तों जो न्यूमेरिकल प्रश्न पूछा गया था ना, उन सभी न्यूमेरिकल प्रश्नों को इकट्ठा करके दोस्तों मैं आपके सामने पेश करने वाला हूं। बस आप इस सेशन को सुनते और देखते रहिएगा दोस्तों। इसमें हर एक चीजों को मक्खन की तरह दोस्तों क्लियर कराने वाला हूं और ये उसका चौथा खंड है दोस्तों, जो 25 जनवरी 2019 शिफ्ट सेकेंड का पेपर होगा। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, हमने एक कल सेशन लिया था रेलवे भर्ती 2023 टेक्नीशियन से संबंधित। बिल्कुल मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि इस सेशन में क्या क्या हमने डिस्कस किया है। आप इस सेशन को जाकर के देखिए दोस्तों, आपको सब जानकारी मिल जाएगी। देखते हैं आज का जो पहला क्वेश्चन है दोस्तों। आपके शुभ दिन की शुरुआत करते हैं 41 नंबर क्वेश्चन से और चीजों को दोस्तों क्लियर करते चलिएगा, नोटबुक खोल के बैठिएगा, है ना। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है 41 नंबर का, कि किसी सामान्य आधार विन्यास में जो करंट प्रवर्धन गुणक है वो दोस्तों 0.9 है। यदि उत्सर्जक करंट 2 मिली एम्पियर है तो आधार करंट का मान कितना होगा। आप ध्यान से सुनना दोस्तों, कौन सा विन्यास है सामान्य आधार। एक होता है दोस्तों कॉमन एमीटर, एक होता है कॉमन बेस, एक होता है कॉमन कलेक्टर। कॉमन एमीटर को हम दोस्तों बीटा से दर्शाते हैं और कॉमन बेस को हम अल्फा से लिखते हैं और कॉमन कलेक्टर को हम गामा से लिखते हैं। ये क्यों मैं बता रहा हूं, क्योंकि दोस्तों ये आपके इसमें पूछा गया है। जो अल्फा होता है दोस्तों कॉमन करंट और एमीटर करंट का दोस्तों ये क्या होता है, गेन एमीटर करंट का अनुपात होता है, जो यहां पर दे भी रखा है, जो यहां पर दिया हुआ है। देखिए करंट प्रवर्धन गुणक कितना है 0.9, अल्फा का मान 0.9 इन्होंने दे रखा है। आपको क्या ज्ञात करना है, आधार करंट का मान ज्ञात करना है। कैसे ज्ञात करेंगे, देखिए यहां पर दोस्तों कॉमन एमीटर का मान दिया हुआ है। कितना है कॉमन एमीटर का, 2 मिली एम्पियर। कितना है 2 मिली एम्पियर कॉमन एमीटर का मान है। और कॉमन कलेक्टर का भी मान आप निकाल सकते हैं। कितना है 0. अल्फा का मान 0.9 को आप 2 से गुणा कर देंगे ना, तो 1.8 दोस्तों आपको मिली एम्पियर में मिल जाएगा। क्या कलेक्टर का करंट है ना। तो एमीटर करंट और कलेक्टर करंट दोनों आपको मिल गया। एक फॉर्मूला नोट करिएगा आप, और वो फॉर्मूला है IE बराबर IB प्लस IC, है ना। आपको IB निकालना है ना। IB बराबर क्या हो जाएगा कि एमीटर करंट माइनस कलेक्टर का करंट। तो IB आपको ज्ञात करना है। IB बराबर क्या है दोस्तों, देखिए एमीटर का करंट कितना है, वो है 2 मिली एम्पियर माइनस कलेक्टर का करंट कितना है 1.8 मिली एम्पियर, है ना। 1.8 इसको जब माइनस करेंगे 0.2 मिली एम्पियर आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। और यही आंसर है 0.2 मिली एम्पियर। बस दोस्तों चीजों को इतना मक्खन की तरह हम क्लियर कर देंगे ना कि आपको दोस्तों एग्जाम में अगर इस प्रकार का क्वेश्चन आ गया ना, तो बिल्कुल क्वेश्चन में दोस्तों आप तबाही मचा सकते हैं। किसी एसी जाल में आवृत्ति तथा संधारित्र प्रतिघात के मध्य संबंध निम्नलिखित विकल्पों में से किस सूत्र द्वारा दर्शाया जाता है। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बड़ा आसान क्वेश्चन है ना। जो XC होता है दोस्तों, इसको कैपेसिटिव रिएक्टेंस कहते हैं, सॉरी इंपीडेंस कहते हैं, है ना। XC, हाँ रिएक्टेंस। तो XC बराबर होगा 1/ओमेगा C। देखिए जो ओमेगा है ना माय डियर, ओमेगा को हम 2πf से भी लिखते हैं। इसको हम एंगुलर फ्रीक्वेंसी कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, इसको हम एंगुलर फ्रीक्वेंसी के नाम से भी जानते हैं। तो एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा होता है और इसका मान कभी अगर आपसे पूछ ले गलती से, तो आप सही जवाब देना। 180 अंश होता है एंगुलर फ्रीक्वेंसी का मान। तो क्यों ना हम XC को दोस्तों 1/2 पाई FC लिख सकते हैं, और यही दोस्तों लिख सकते हैं। तो यही तो आपका आंसर हो गया, ऑप्शन नंबर सी, XC बराबर 1/2 पाई FC। यही क्या पूछा गया था, यही आपसे पूछा गया था, है ना। इस सेशन को भी दोस्तों शेयर जरूर करना, है ना। आप अपने हिस्से का काम करिए, बाकी दोस्तों मेरे हिस्से का काम आप मुझ पर छोड़ दीजिएगा, है ना।
क्वेश्चन देखते हैं अगला है कि 1500 से लेकर के 3000 आरपीएम की स्पीड के लिए डिजाइन किए गए प्रत्यावर्तितों के लिए उपयुक्त मुख्य प्रस्ताव क्या है ना। सुनना दोस्तों, मैं बहुत कुछ बताने वाला हूं, इसका जो आंसर होगा ना वो क्या होगा, स्टीम टरबाइन। कैसे स्टीम टरबाइन इसका सही आंसर होगा उसको सुनना। देखिए दोस्तों, जो मैग्नेटिक फ्लक्स होता है ना, जिसको हम क्या कहते हैं, चुंबकीय क्षेत्र का आरपीएम। चुंबकीय क्षेत्र का आरपीएम किस पे डिपेंड करता है दोस्तों, ये पोल पर डिपेंड करता है। लेकिन दोस्तों मोटर का जो रोटर है ना दोस्तों, जो मोटर का रोटर आरपीएम होता है ना, वो किस पर डिपेंड करता है, तो वो दोस्तों टॉर्क पर डिपेंड करता है। किस पर वो डिपेंड करेगा, मोटर का रोटर जो आरपीएम है वो टॉर्क पर, और चुंबकीय क्षेत्र का आरपीएम दोस्तों पोल पर डिपेंड करता है। यानी कि पोल दोस्तों जितना कम होगा ना, चुंबकीय क्षेत्र की स्पीड उतनी ही अधिक होगी। और ये जो चुंबकीय यहाँ जो आरपीएम दे रखा है ना, ये चुंबकीय क्षेत्र की स्पीड दिया हुआ है, तो 3000 आरपीएम पर चुंबकीय क्षेत्र घूम रहा है। ऐसा किस में होता है दोस्तों, जो टर्बो अल्टरनेटर होता है ना, जो सिलेंड्रिकल आकार का, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, किस आकार का, जो सिलेंड्रिकल आकार का जो रोटर होता है ना, उसी में दोस्तों इस प्रकार की क्रिया होती है। उसका स्पीड दोस्तों 30,000 आरपीएम होता है, और वहां वो किस में लगता है, स्टीम टरबाइन में लगती है। इसलिए जो आंसर है ना वो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट होगा। इसके अलावा देखिएगा, अगर कभी दोस्तों ये पूछ देना कि प्रोपेलर टरबाइन क्या है, तो देखना प्रोपेलर टरबाइन और रिएक्शन टरबाइन और पेंटल व्हील टरबाइन, ये तीनों दोस्तों कहां पर यूज होते हैं, तो टर्बो अल्टरनेटर में। कहां पर दोस्तों, टर्बो अल्टरनेटर हाइड्रो पावर प्लांट में यूज होता है। और जो प्रोपेलर टरबाइन है ना, ये दोस्तों 600 आरपीएम पर घूमती है। कितने आरपीएम पर, 600 आरपीएम पर, और 65% दोस्तों इसकी क्या होती है, दक्षता होती है। बिल्कुल यूनिक चीज बता रहा हूं दोस्तों, बिल्कुल यूनिक चीजों से आपकी दोस्तों मुलाकात करा रहा हूं, बस आप देखते रहना, है ना। रिएक्शन टरबाइन किस चिड़िया का नाम है, तो ध्यान दीजिएगा, रिएक्शन जो टरबाइन है दोस्तों, ये रिएक्शन टरबाइन का इस्तेमाल हम कहां पर करते हैं, तो देखिएगा सबसे पहले दोस्तों टर्बो अल्टरनेटर, किसमें, ये टर्बो अल्टरनेटर में लगती है। तथा दोस्तों जो आपका पवन ऊर्जा है ना, पवन ऊर्जा प्लांट है ना, इन दोनों में दोस्तों इसका इस्तेमाल किया जाता है। किसमें, टर्बो अल्टरनेटर, और जो विंड पावर प्लांट में अल्टरनेटर होता है ना, उसमें हम रिएक्शन टरबाइन को यूज करते हैं। और रिएक्शन टरबाइन की सबसे बड़ी खास विशेषता क्या होती है कि ये दोस्तों ये किस प्रकार के टरबाइन है, ये इस प्रकार के टरबाइन होते हैं पोर्टेबल, जिसको कहा जाता है दोस्तों, जिसको क्या कहते हैं हम, पोर्टेबल। पोर्टेबल का मतलब है दोस्तों कि एक स्थान से दूसरे स्थान पर आप इसको ले जा करके फिट कर सकते हैं जहां पर इसकी आवश्यकता होगी। देखना, जो सेलिएंट पोल रोटर होता है दोस्तों, वो पोर्टेबल नहीं होता, उसको आप एक स्थान से दूसरे स्थान नहीं ले जा सकते। एक बार कंस्ट्रक्शन हो जाने के बाद, इंस्टॉल हो जाने के बाद दोस्तों उसको दोबारा हिलाया तक नहीं जाता, क्योंकि उसकी जो साइज होती है ना माय डियर, वो इतनी बड़ी होती है कि अगर आप 10 बाई 10 के कमरे में बैठ करके ये क्लास देख रहे हैं ना, तो उस कमरे के साइज के आकार का दोस्तों क्या होता है, वो रोटर होता है। मैंने खुद देखा है अपनी आंखों से, जो एमपी के दोस्तों जो बीएचएल प्लांट है वहां पर, है ना, उसका जो कंस्ट्रक्शन है इतना खतरनाक तरीके से होता है, और उसका जो ट्रांसपोर्टिंग होता है ना, जो ट्रांसपोर्टर गाड़ियां होती हैं, उन गाड़ियों में दोस्तों उस रोटर का एक पोल आता है, इतना बड़ा आकार का होता है। अगर मान लीजिए कि 4 पोल का सेलिएंट पोल रोटर है, तो बताइए कि 4 गाड़ियां चाहिए उसको दोस्तों केवल ले जाने के लिए, है ना, 4 गाड़ियां चाहिए ले जाने के लिए। और जहां पर एक बार फिक्स हो गया तो उसको कभी भी दोस्तों हिलाया डोला नहीं जाता, वो पोर्टेबल नहीं होता है। तो रिएक्शन टरबाइन कैसा होता है, पोर्टेबल होता है। सबसे बड़ा लाभ दोस्तों यही है। और दूसरा क्या पॉइंट है आपको नोट करना है, दूसरा पॉइंट नोट कर रहे हैं दोस्तों, इसके देखिए, ये उच्च दक्षता पर काम करती है। किस पर काम करेगी, ये उच्च दक्षता तथा उच्च गति पर ये काम करेगी, है ना, उच्च दक्षता और उच्च गति पर ये काम करती है। और पेंटल व्हील टरबाइन भी उसी का एक क्या है, प्रकार है। अगला क्वेश्चन देखना आप, ये जो आपको ये चित्र दिखाई दे रहे हैं दोस्तों, ये कौन कौन से चित्र है, इसको आप थोड़ा सा देखिए। ये है दोस्तों आपका प्रोपेलर टरबाइन, ये कौन सा है, ये है आपका प्रोपेलर टरबाइन। आप दोस्तों देखते चलिए चीजों को। ये है दोस्तों पेंटल व्हील, ये कौन सी है, पेंटल व्हील टरबाइन। और ये है आपका रिएक्शन टरबाइन, है ना, कौन सी है ये, रिएक्शन
टरबाइन। तो आप देखिए दोस्तों, चित्रों को देख करके आप समझिए रिएक्शन टरबाइन कितना हैवी टरबाइन है। और आप देखिए पेंटल व्हील, व्हील का मतलब पहिया के जैसे दोस्तों, जिस प्रकार से पहिया होता है ना, वैसे ही आप देख रहे हैं पहिया के आकार का है। और ये है प्रोपेलर टरबाइन। ये सब कहां पर लगाए जाते हैं? ये दोस्तों स्टीम पावर प्लांट में कभी भी इसका इस्तेमाल नहीं करते हैं हम कहां पर करते हैं? विंड पावर प्लांट हो गया, या फिर दोस्तों इसके अलावा जो टर्बो अल्टरनेटर हाइड्रो पावर प्लांट होते हैं ना, वहां पर इसका इस्तेमाल करते हैं। देखिएगा अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और इस क्वेश्चन में तबाही मचाने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन है देखिए 44 नंबर का, किसी डीसी मशीन में पोल का संख्या कितना है? 6 है। समांतर वाइंडिंग का प्रयोग किया जाता है, समांतर पाथ कितने तैयार होंगे? बस सुनना दोस्तों, सुनना है आपको केवल, है ना। डीसी मशीन में 6 पोल है। समांतर वाइंडिंग का मतलब है कि लैप वाइंडिंग, चीजों को पकड़िए, लैप वाइंडिंग का प्रयोग किया गया है। समांतर पाथ कितने होंगे? तो समांतर पाथ उतने होंगे जितने पोल है। आंसर तो बड़ा इजी तरीके से आ गया, लेकिन जो मैं आपको बताने वाला हूं ना, वो आपके लिए ज्यादा महत्वपूर्ण है। देखिए इसका मतलब क्या है कि करंट को पास होने के कितने रास्ते हो जाएंगे? तो 6 रास्ते हो जाएंगे, है ना। 3, ये 4, 5 और ये 6, टोटल कितने रास्ते हो गए? 6 रास्ते हो गए। यहां पर मैं एक एक ब्रूस लगा देता हूं। ये क्या है दोस्तों? ये है कार्बन ब्रूस। ये क्या है? कार्बन ब्रूस। तो अब बताइएगा, अब इसमें देखिए करंट कौन सा चलेगा? इसमें I1, मान लीजिए इसमें कितने रास्ते हो? 6 ना, I6, और इसमें I5, I4, I3, I2 और I1, यानी कि करंट के गुजरने के कितने रास्ते होंगे? टोटल 6 रास्ते होंगे, है ना। 6 पोल है तो 6 रास्ते होंगे। इसमें ध्यान दीजिएगा दोस्तों, जो आपका समांतर वाइंडिंग होता है ना, समांतर वाइंडिंग में उतने ही रास्ते होंगे जितने कि दोस्तों इसमें पोल होंगे। और दूसरी बात क्या है सुनना, इसमें दोस्तों जो बैक पिच होता है ना, और जो इसमें फ्रंट पिच होता है, जो इसमें बैक पिच है और जो इसमें फ्रंट पिच है, ये दोनों दोस्तों पोल पिच के बराबर होते हैं। किसके बराबर होते हैं? पोल पिच के बराबर होते हैं। समांतर वाइंडिंग यानी कि लैप वाइंडिंग की बात कही जा रही है, और इसमें जो परिणामी पिच YC होता है दोस्तों, वो +-1 होता है। कितना होता है? +-1। इसमें क्या होता है? सॉरी, कम्यूटेटर पिच। मैं यहां पर लिख देता हूं दोस्तों, क्या है ये? कम्यूटेटर पिच। और इसमें जो बैक पिच और फ्रंट पिच है, वो पोल पिच के क्या होता है? समान होता है, पोल पिच के बराबर होता है। देखना, इस वाइंडिंग को हम लपेटते किस में है? एक ऐसा डीसी मोटर जिसकी रेटिंग दोस्तों 500 किलोवाट से अधिक हो, जिसकी रेटिंग कितनी हो? 500 किलोवाट की अधिक हो, उसके आर्मेचर में करंट 400 एम्पियर से अधिक प्रवाहित होता हो। कितना? 400 एम्पियर से अधिक करंट प्रवाहित होता हो, वहीं पर हम समांतर वाइंडिंग को क्या करते हैं? लपेटते हैं, है ना। तो देखना, इसका जो आंसर है ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना। थोड़ी सी दोस्तों गले में प्रॉब्लम है, बाकी सब दोस्तों चलेगा। 6 पोल लैप कुंडलित जनरेटर में देखना, इस क्वेश्चन को दोस्तों, इस क्वेश्चन को ना मैं आप तक कितनी आसानी से और कितना आसान कंसेप्ट के साथ पहुंचाने वाला हूं। आप देखना, 6 पोल है और लैप कुंडलित जनरेटर में 300 कंडक्टर घुमाव है। प्रति कंडक्टर उत्पन्न विद्युत वाहक बल 5 वोल्ट है। जनरेटर की जनित संपूर्ण वोल्टेज कितनी होगी ये बताइए। बाकी सब दोस्तों राधे राधे। एक बात आप ध्यान रखिएगा, इसमें क्या बोला गया है? वोल्टेज ज्ञात करने के लिए 300 कंडक्टर है। कितने टोटल कंडक्टर है दोस्तों? 300 कंडक्टर हैं। 6 पोल में 300 कंडक्टर हैं। अगर हम एक पोल में कितने कंडक्टर हैं ये पता कर ले तो आसान हो जाएगा वोल्टेज ज्ञात करना, है ना। तो यहाँ पर 6, इसको कट्टस करिए, कितने बार में कटेगा? 6 पंचे 30, 50 कंडक्टर। कितने कंडक्टर आ गए? 50 कंडक्टर आ गए, है ना। एक पोल में कितने कंडक्टर हो गए? 50। तो आप 50 को दोस्तों अगर आप 5 से गुणा करेंगे, है ना, क्या बोला जा रहा है? प्रति कंडक्टर उत्पन्न विद्युत वाहक बल 50 वोल्ट। 50 कंडक्टर है, एक कंडक्टर में 5 उत्पन्न हो रहा है, तो कितना हो जाएगा? 250 वोल्ट, है ना। 250 वोल्ट। आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर ए में करेक्ट आंसर है। देख रहे हैं, बस चुटकियों में सॉल्व होगा। बस दोस्तों आपको ना इसका जो पीडीएफ मिलने वाला है ना, उस पीडीएफ को आप देखना और चीजों को रिवीजन करते रहना, तब दोस्तों न्यूमेरिकल जो है ना, ये सब आपके कंट्रोल में आ जाएंगे। देखिए दोस्तों, तैयारी ऐसा होना चाहिए ना कि क्वेश्चन आपके कंट्रोल में आ जाए, और जब क्वेश्चन आपके फेवर में आ जाए, आपके कंट्रोल में आ जाए, तब समझिएगा कि आपकी तैयारी ना बिल्कुल दोस्तों बूस्ट हो रही है, बिल्कुल बूस्ट हो रही है। फिर एग्जाम को फोड़ने से ना कोई नहीं रोक सकता आपको।
हाँ, अगला क्वेश्चन देखना कि 4 पोल है और लैप कुंडलित है, डीसी शंट जनरेटर में 220 टन की घूर्णक वाइंडिंग है। घूर्णक वाइंडिंग किसको कहते हैं? देखिए, डीसी मोटर हो या डीसी जनरेटर हो, घूमने वाला एक ही भाग होता है आर्मेचर, और आर्मेचर को घूर्णक भी कहा जाता है, इसलिए आर्मेचर वाइंडिंग को क्या कहा गया है? यहां पर घूर्णक वाइंडिंग कहा गया है, जिसमें से प्रत्येक 0.04 ओम के हैं। संपूर्ण आर्मेचर प्रतिरोध का मान कितना होगा, यह आपसे पूछा गया है। टन्स कितने हैं दोस्तों? 220 टन्स है। टोटल कितने हैं? 220 टन्स है 4 पोल पर, तो 2 पोल पर कितने टन्स हो जाएंगे? 110, तो एक पोल पर 55 है ना, यानी कि एक पोल में 55 टन्स होंगे। और लैप वाइंडिंग है तो समांतर रास्ते कितने होंगे पोल के समान? तो 4 इसमें समांतर भी रास्ते होंगे, 1 2 3 और ये 4 है ना। ये सब जो गोले आकार का यहाँ पर मैं आपको शो कर रहा हूँ दोस्तों, इसको आपको क्या समझना है? कार्बन ब्रुश समझना है, ठीक है ना। तो इसमें आप देखिएगा कि एक रास्ते में 55 टन है, गुणे प्रतिरोध कितना है? 0.04 0.004 है ना। इतने ही सब में होंगे। ये एक रास्ता है, दूसरे रास्ते में भी इतना होगा, तीसरे में भी इतना, चौथे में भी इतना। इसको सॉल्व करिए, कितना आएगा? 5 चौके 20, 5 चौके 20, 0.22 कितना आ जाएगा? 0.22 आ जाएगा। अब 0.22 को आपको क्या करना है? समांतर रास्ते हैं तो 4 से आप इसको भाग दे दीजिए। कितने से भाग देंगे? यहां पे भाग देते हैं 0.22/4 है ना। देखिए, पॉइंट कटेगा तो नीचे वालों को डबल डबल लड्डू बटेगा, ठीक। अब इसको आप सॉल्व करेंगे तो कितने बार में सॉल्व होगा? 0.055, यही दोस्तों सॉल्व होगा, है ना। 0.055, 4 पंचे 20, 4 पंचे 20, हाँ 0.055। ऑप्शन नंबर ए बी सी डी, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। आप ना, जब आप दोस्तों खुद अपनी हाथों से नोटबुक में अपना कलम चलाएंगे ना, तब आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। अब बाकी दोस्तों इस प्रकार का तो मैं हजारों क्वेश्चन सॉल्व करा दूंगा, लेकिन जब खुद आप चलना नहीं सीखेंगे ना दोस्तों, खुद आप चीज़ों को करना नहीं सीखेंगे ना, तब तक दोस्तों वो अनुभव नहीं आएगा जो एग्जाम में दोस्तों काम आता है। एग्जाम में सच बताऊं, केवल आपका एक्सपीरियंस काम आता है ना। कोई एग्जाम में काम नहीं आएगा, सिर्फ और सिर्फ आपकी तैयारी काम आएगी। इसलिए कलम को चलाना दोस्तों ये आपका कर्तव्य है, और आप अपनी कर्तव्य का निर्वहन बड़े ही दोस्तों ईमानदारी से करिएगा, है ना। अगर कर्तव्य करने में दोस्तों अगर आप दोस्तों लोचा कर दिए ना, तो एग्जाम में भी लोचा हो सकता है ना। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर कि एक 4 पोल 500 वोल्ट शंट मशीन में इसके 720 घूर्णक पर सीरीज संयोजित कॉइल लपेटे गए हैं। सुनना, आर्मेचर पर तरंग संयोजित कॉइल लपेटे गए हैं, इसका मतलब होगा पूर्ण लोड घूर्णक करंट 60 एम्पियर और अभिवाह प्रतिध्रुव 0.03 वेबर है, तो घूर्णक प्रतिरोध इतना है ना, 0.02 ओम, और संपर्कन पात प्रति ब्रुश 1 वोल्ट का है। तो आपको क्या ज्ञात करना है? आरपीएम। सूत्र कैसे तैयार होगा? ऐसे तैयार होगा, बैक ईएमएफ बराबर 5ZNP/60A। इस प्रकार से सूत्र तैयार होगा। अब यहां से आपको n निकालना है, तो n बराबर हो जाएगा बैक ईएमएफ गुणे 60 गुणे A/5ZP। ये सूत्र बन गया। अब इसी सूत्र के अकॉर्डिंग आपको तीर चलाना है और करेक्ट आंसर तक आपको पहुंच जाना है। जो बैक ईएमएफ है ना दोस्तों, बैक ईएमएफ दिया ही नहीं है। सबसे पहले हमें बैक ईएमएफ ज्ञात करना होगा, V - IA × RA। ध्यान से चीजों को समझिएगा, ध्यान से समझिएगा। अगर यहां पर शंट मशीन ना हो के शंट जनरेटर होता ना, तब यहां पर प्लस आ जाता, है ना, लेकिन मोटर है तो क्या होगा? माइनस होगा। जो सप्लाई में वोल्टेज आपने दिया है वो वाली ये वोल्टेज है, और जो आर्मेचर के अंदर करंट चल रहा है और आर्मेचर वाइंडिंग का खुद का जो वोल्टेज है, वो दोनों मिलाकर खुद का जो रेजिस्टेंस है, ये दोनों मिलाकर वोल्टेज को ड्रॉप कराते हैं, और ड्रॉप करने के बाद जो वोल्टेज बनता है दोस्तों, वही आपको ज्ञात करना है। देखिएगा कितना है, हाँ यहां पर कितना है? 500 वोल्ट सप्लाई वोल्टेज है, 500 वोल्ट माइनस आर्मेचर करंट कितना है? 60 एम्पियर गुणे आर्मेचर का रेजिस्टेंस है दोस्तों 0.02 वोल्ट, है ना। कितना? 0.2 वोल्ट गुणे
यहां पर एक और है संपर्कन पात प्रतिध्रुव 1 वोल्ट। संपर्कन पात प्रतिध्रुव 1 वोल्ट का मतलब है कि ये जो आपका यहां पर लिखा है ना कि सीरीज संयोजित क्वाइल लपेटे गए हैं, यानी कि तरंग वाइंडिंग, वेव वाइंडिंग के समांतर रास्ते कितने होंगे? केवल 2 ही होंगे, है ना। सिंप्लेक्स वाइंडिंग में, है ना, सिंप्लेक्स वाइंडिंग में कितने होंगे? केवल 2 ही होंगे। यानी कि जो करंट गुजरेगा ना दोस्तों, वो कितने रास्तों से गुजरेगा करंट? वो 2 रास्तों से करंट गुजरेगा, और दोनों रास्तों में क्या लगा है? एक एक ठो दोस्तों लगा है यहां पर कार्बन ब्रुश, और ये कार्बन ब्रुश ना 1 वोल्ट का ये ड्रॉप कराता है, 1 वोल्ट का ये दोनों मिल करके कितने हो गए? 2 वोल्टेज का 2 वोल्ट ड्रॉप कराएंगे। तो इसको भी आपको यहां पर ऐड करना है, माइनस में 2 ऐड करना है। इसके बाद देखते हैं क्या होगा। बराबर 500 माइनस 6 दूना 12 और माइनस 2 13 14 बराबर कितना हो जाएगा? 500 में 14 निकाल देंगे, 486 बचेगा। कितना बचा? 486। ये आपको क्या मिल गया दोस्तों? ये बैक ईएमएफ मिला है। अभी आपका आंसर नहीं आया है, आंसर अब आने वाला है। हाँ देखिएगा, आंसर अब आएगा। एन बराबर कितना मिला है हमें? 486 गुणे, इसके अकॉर्डिंग आप सेट करते चलिए, है ना। 60 गुणे, यहां पर वेव वाइंडिंग है तो यहां पर समांतर रास्ते कितने हो जाएंगे? 2 ही समांतर रास्ते होंगे, बटा फ्लक्स का मान 0.03 है ना, 0.03 गुणे जेड, यानी कि आर्मेचर चालक कितने हैं? 720 गुणे पोल कितने हैं? तो वो ये पोल है 4। अब देखते हैं दोस्तों, इसको कट करते हैं। पॉइंट नीचे वाला कटेगा तो ऊपर वालों को दोस्तों सभी को 2-2 लड्डू बटेगा, ठीक है। तो 100 चला गया ऊपर, 1 0 से ये 1 0 खा जाएगा, और 12 छंग 72, ये 12 से गया, है ना। और ये 2 काट देगा 12 को 6 बार में, 3 एकम 3 और 3 छका 18, 3 दूना 6, यानी कि 162 से ये भी गया। ठाकुर तो गियो। अब n बराबर क्या हो जाएगा? 162 और 2 0 और बटा 6 चौके 24 हो गया ना। इतना बड़ा दोस्तों संख्या बिल्कुल चुटकियों में सॉल्व हो रहा है आपके नजरों के सामने। देखिएगा अब कितने बार में ये भाग जाएगा यार? 24 छक्के 144, 24 छक्के 144 तो कितने बार में जाएगा? 6 बार में। अब 162 को 144 में माइनस करेंगे तो कितना बचेगा? 180, 162 को 144 में माइनस करेंगे तो 180 बचेगा। अब 24 छक्के 24 सत्ते, अब 24 सत्ते 168, 24 सत्ते कितना हो जाएगा? 168, यानी कि 180, हाँ 168। तो देखिए मिलान करिए, हाँ ऑप्शन भी मैच हो रहा है। देखिए इत्तिफाक की बात है, ऑप्शन भी मैच हो रहा है। ऑप्शन केवल एक ही है, 6 7 यानी कि 675 आरपीएम। 5 बार में और अभी भाग जाएगा पूरा। जब आप भाग देंगे तो 675 आरपीएम आपको क्या हो गया? ये आपको आरपीएम प्राप्त हो गया। तो आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो गया। बस चीज़ें दोस्तों चीज़ें मक्खन की तरह क्लियर हो रही हैं आपके सामने, बस आप बने रहिएगा इस वीडियो में, है ना। अगला देखिएगा, क्वेश्चन नंबर अगला है कि कोई डीसी मशीन शून्य भार पर 1775 आरपीएम और पूर्ण भार पर 1725 आरपीएम पर घूर्णित होता है। मोटर मशीन, तो मशीन का स्पीड रेगुलेशन कितना होगा? स्पीड रेगुलेशन ज्ञात करने के लिए देखिएगा, स्पीड रेगुलेशन ज्ञात करने के लिए दोस्तों सूत्र होता है, स्पीड रेगुलेशन ज्ञात करने का एक फॉर्मूला है, वो है नो लोड माइनस फुल लोड बटा फुल लोड गुणे 100, ये सूत्र है। नीचे हमेशा फुल लोड होना चाहिए दोस्तों। रेगुलेशन हमेशा फुल लोड पे ही ज्ञात किया जाता है, कभी भी नो लोड और हाफ लोड पर ज्ञात नहीं करते हैं, है ना। तो आप इसी के अकॉर्डिंग नो लोड पर कितना चल रहा है? 1775 आरपीएम। सिंपल सी बात है यार, ये नो लोड पर अधिक चलेगी ही चलेगी, है ना। 1725 नो लोड माइनस फुल लोड बटे फुल लोड गुणे 100। अब आप इसको जब आप घटाएंगे ना तो क्या पाएंगे? घटाने के बाद कितना मिलेगा? 50 बटा 1725 गुणे 100, है ना, बराबर कितना हो जाएगा? इसको हम 5000 बटे 1725 लिख सकते हैं। अब देखिए कैसे आपको कैलकुलेशन करना है, वो हुनर आपको सीखना होगा। तो देखिए कितने बार में भाग जाएगा? 17
दूने 34, 17 तिहाई 51, 3 बार में तो जा नहीं सकता, जाएगा तो 2 बार में ही जाएगा, है ना, ये तो क्लियर हो गया 2 बार में। और 1725 दूना 3450 हो जाएगा, है ना, कितना 3450, 5000 में से 3450 माइनस करेंगे कितना बचेगा 50 और 1500 वो 1550 बचेगा, कितना 1550। अब कितने बार में भाग जाएगा 17 पंचे तो नहीं जाएगा, छिक्का भी नहीं जाएगा, 17 निया 153, यानी कि कितना बचा था 1550 वो घटाने के बाद बचा, और 17 निया 153, है ना, कितना 153। अगर मैं जीरो कर दूं तो 1550 से तो 1530 छोटा ही है, इसका मतलब 9 बार में भाग चला जाएगा। तो पॉइंट यहां पर लगाना पड़ेगा पॉइंट लगाना पड़ेगा 2.9, कितना 2.9 इसका करेक्ट आंसर होगा, है ना। हाँ, ऑप्शन नंबर देखिए, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। 2.9% क्या हो जाएगा, स्पीड रेगुलेशन हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। किसी 50 वोल्ट डीसी सप्लाई से एक 10 ओम का रेजिस्टेंस कनेक्ट है, इसके प्रतिरोध के माध्यम से प्रवाहित होने वाली धारा की गणना करिए। सिंपल सी बात है, हमें दोस्तों इतना टाइम हमारे पास थोड़ी है कि हम इतनी आसान क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे, है ना, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। जब आपने ITI शुरू किया होगा ना, तभी दोस्तों आप ऐसे सवालों को हैंडल कर सकते थे। एक समान मान वाली अवरोधक आपस में सीरीज में जुड़े हुए हैं, जिसका प्रतिरोध 800 ओम है। यदि वे समांतर में जुड़े हुए हैं तब संपूर्ण प्रतिरोध, यानी कि उसको जब हम सीरीज में जोड़ते हैं तो 800, और जब समांतर में जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, है ना। ये है पहला, ये है दूसरा, ये R1 है और ये R2 है। पहला होगा दोस्तों 400, समान बोला है तो दूसरा भी 400 होगा। टोटल कितना हो गया 800 ओम, और यही कहा भी गया है। जब इसको हम समांतर में जोड़ दें इस प्रकार से तो कितना हो जाएगा इसका नया प्रतिरोध, है ना। ये है आपका R1, ये है आपका R2, यानी कि ये है 400 ओम का और ये भी है 400 ओम का। तो कितना हो जाएगा, देखिए सिंपल सा है यार, 400/2 बराबर कितना हो जाएगा 200 कितना हो जाएगा 200। एक और तरीका है दोस्तों, 400 गुणे 400/400 प्लस 400, 4 चौके 1600 हो जाएगा बटे 800, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 8 दूना है ना 16, 800 दूना 1600, ये हो जाएगा। दोनों तरह से आप इसका आंसर निकाल सकते हैं, दोनों तरीका मैंने आपके सामने पेश किया। अब जो आपको इजी लगता है ना उसी फॉर्मूला को आप पकड़ना, ध्यान से सुनना, है ना। क्वेश्चन है 51। बिल्कुल दोस्तों आपको टिके रहना है, बने रहना है, और वीडियो को ना लाइक और शेयर करते रहना है। और चैनल पे पहली बार आए हो यार तो बिल्कुल आपको कहने की जरूरत नहीं है, जो मसाला आपको मिल रहा है ना वो मसाला खुद बताएगा कि चैनल को सब्सक्राइब करना है या फिर नहीं करना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर कि 0.1 ओम से लेकर के 1 मेगा ओम रेंज वाली अवरोधक को मापने के लिए कौन सा मापन सिस्टम को दोस्तों सबसे सर्वोच्च प्राथमिकता मिला हुआ है, वो है आपका मैगर मापन विधि। कौन सा है, मैगर मापन विधि। देखिए इसमें होता क्या है, इसमें दोस्तों एक ना डायनामो लगा होता है। ये डायनामो क्या करती है, इसको दोस्तों 160 आरपीएम पर हम क्या करते हैं, घुमाते हैं, तो 250 डीसी वोल्ट ये क्या करती है, जनरेट करती है। और फिर दोस्तों प्रतिरोध, इंसुलेशन प्रतिरोध को मापती है। ये किसको मापती है दोस्तों, आईआर रेजिस्टेंस को ये मापन करती है। उसी के साथ में देखिएगा जो सीयरिंग ब्रिज मापन सिस्टम है ना, ये किसका मापन करता है दोस्तों, ये कैपेसिटेंस का मापन करता है। किसका, ये कैपेसिटेंस का ये क्या करता है, मेजरमेंट करता है ना। हे ब्रिज मापन सिस्टम जो है ना ये दोस्तों उच्च इंडक्टेंस को मापती है। किसको, उच्च इंडक्टेंस का मापन करना हो तो आप इस हे सिस्टम का प्रयोग करेंगे। और डिसौटी मापन विधि का प्रयोग आप वहां पर करते हैं जैसे कि दोस्तों आपको शुद्ध कैपेसिटेंस का मापन करना है ना। किस प्रकार का कैपेसिटेंस हो, शुद्ध प्रकार का कैपेसिटेंस हो, और उसका अगर आप मेजरमेंट करना चाहते हैं तो डी-सौटी ब्रिज का प्रयोग कर सकते हैं। बढ़िएगा अगले क्वेश्चन की ओर कि यदि दो कॉइल के मध्य परस्पर 5 हेनरी का प्रेरकत्व उपस्थित है और यह यदि एक कुंडली में करंट जो है ना वो 2 एम्पीयर प्रति सेकेंड की रेट से चेंज होती है तो दूसरी कॉइल में उत्पन्न विद्युत वाहक बल कितना होगा। ये क्यों चेंज हो रही है दोस्तों, सुनिएगा इसके कंसेप्ट को
कि देखिए जो भी सप्लाई हो, जो भी मोटर हो, जो भी जनरेटर हो दोस्तों, जो भी कॉइल हो, है ना, अगर वो फैराडे के नियम को मानती है तो उसमें हमेशा जो उत्पन्न वोल्टेज होगा ना वो एसी नेचर का होगा, अल्टरनेटिव नेचर का होगा। किस नेचर का? अल्टरनेटिव नेचर का होगा। और ये जो अल्टरनेट हो रहा है दोस्तों, ऊपर नीचे, इसका मतलब ये टाइम के अकॉर्डिंग चेंज हो रहा है। और वही बता रहा है कि 2 एम्पीयर प्रति सेकेंड, 1 सेकेंड में 2 एम्पीयर का करंट जो है वो चेंज हो रही है। तो वोल्टेज कितनी होगी दूसरी कुंडली में, है ना। तो सिंपल सा है यार, इसके लिए फॉर्मूला है E बराबर L गुणे DI बटा DT। देखिए ये जो DI और DT है ना, ये कहां से आया? फैराडे के नियम से आया है ना। कहां से? फैराडे के नियम से। तो L का मान है 5 गुणे परिवर्तन जो हो रहा है वो 2 एम्पीयर प्रति सेकेंड हो रहा है। तो कितना हो जाएगा दोस्तों? ये 10 वोल्ट होगा, है ना। कितना हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा कि 10 वोल्ट इसका करेक्ट आंसर है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं और इस क्वेश्चन में तबाही मचाते हैं। एक संट जनित 250 वोल्ट के टर्मिनल वोल्ट पर 195 एम्पीयर प्रदान करता है। आर्मेचर रेजिस्टेंस और संट फील्ड रेजिस्टेंस इतना है, तो आपको वोल्टेज ज्ञात करना है। वोल्टेज ज्ञात करने का सूत्र होता है E बराबर V प्लस IA इंटू RA, है ना। मैंने तो बता ही दिया। देखिए यहां पर जनरेटर है ना दोस्तों, तो यहां पर प्लस आएगा। अगर मोटर रहता तो यहां पर क्या आ जाती? माइनस आती। सबसे पहली बात देखिए, वोल्टेज तो दिया गया है 250 वोल्ट, आर्मेचर करंट नहीं है भैया। आर्मेचर करंट आपको ढूंढ के लाना पड़ेगा, है ना। आर्मेचर करंट शंट जनरेटर के लिए क्या होता है? लोड करंट प्लस ISH, यानी कि शंट फील्ड में जो रेजिस्टेंस चलता है ना उसी का दोस्तों, सॉरी शंट फील्ड में जो करंट चलता है उसको आपको जोड़ना है। लोड करंट तो है लेकिन ISH नहीं है। ISH बराबर क्या होता है? वोल्टेज सप्लाई का और RSH, है ना। इसी से आपको शंट फील्ड का करंट मिलेगा। वोल्टेज देखिए 250 वोल्ट, है ना। कितना है? 250 वोल्ट। और RSS शंट फील्ड का रेजिस्टेंस बहुत अधिक होता है, तो है कितना यहां पर? 50 ओम। जब इसको आप कट करेंगे ना तो कितना पाएंगे दोस्तों? 25, है ना। 25, हाँ 25 एम्पीयर का आपको क्या मिल गया? शंट फील्ड का रेजिस्टेंस मिल गया। देखिए लोड करंट कितना है? 195, है ना। तो 195 प्लस 25 ये है, सॉरी यहाँ 5 होगा दोस्तों, है ना। 25 5 कितना हो जाएगा? 5 एम्पियर। तो यहाँ भी कितना आएगा? 5 एम्पियर। टोटल कितना हो गया? 200 एम्पियर हो गया आपका आर्मेचर करंट, है ना। तो देखिए E बराबर क्या हो गया? वोल्टेज है 250 वोल्ट। वोल्टेज कितना है? 250 वोल्ट प्लस आर्मेचर करंट मिला है आपको 200, है ना। कितना मिल गया है? 200 गुणे आर्मेचर का रेजिस्टेंस 0.02। देखिएगा जब पॉइंट काटूंगा मैं तो नीचे आ जाएगा 100, और ये 100 200 को 2 बार में काट देगा, है ना। 2 दूना 4, यानी कि 250 ये हो गया प्लस 4 ये हो गया, 254 वोल्ट आपका क्या हो गया? करेक्ट आंसर हो गया। ऑप्शन नंबर देखिए, ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा। तो इस प्रकार दोस्तों क्वेश्चनों को आपको क्या करना है? आपको भी सॉल्व करना है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 2 अलग अलग मान के विभव संग्राहक समांतर में आपस में संयोजित है, जिसका जो मान है ना वो क्रमशः है दोस्तों 3 माइक्रोफैरड और 6 माइक्रोफैरड। इसका कुल मान कितना होगा? सिंपल सी बात है दोस्तों, 3 प्लस 6 बराबर 9 माइक्रोफैरड आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर यही समांतर में करेक्ट होता तो कितना होता दोस्तों? 3 गुणे 6 बटा 3 प्लस 6, यानी कि 6 त्रिक 18, 6 3 9, कट करके दोस्तों बराबर हो जाता 2। तो 2 माइक्रोफैरड, है ना। 2 माइक्रोफैरड सीरीज के लिए, किसके लिए दोस्तों? ये सीरीज के लिए, और ये है आपका समांतर के लिए। तो आपको एक चीज ध्यान रखना है कि बैटरी हो या कैपेसिटर, देखिए बैटरी भी वोल्टेज स्टोर करती है, कैपेसिटर भी वोल्टेज स्टोर करती है, और दोनों जो वोल्टेज स्टोरेज डिवाइस है ना वो दोस्तों अलग तरीके से काम करते हैं। यानी कि प्रतिरोध सीरीज में जुड़ते हैं तो ये सीरीज में घटने की कोशिश करते हैं, है ना। निम्नतम ध्रुव के साथ 60 हर्ट्ज पर विद्युत वाहक बल उत्पन्न करने वाली अल्टरनेटर की मैग्नेटिक क्षेत्र स्पीड कितनी होगी वो आपको बताना है। तो चलिए दोस्तों लेकर भोले का नाम और जुड़ जाइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में। बड़ा ही आसान क्वेश्चन है। निम्नतम ध्रुव का मतलब देखिएगा, एक पॉइंट नोट करिए दोस्तों, अगर आपसे ना कभी भी मिनिमम पोल के बारे में पूछे ना तो मिनिमम 2 पोल होते हैं, और जब मैक्सिमम पोल के बारे में पूछे ना तो मैक्सिमम दोस्तों 8 पोल होता है।
ये आपको मानना है। क्वेश्चन में नहीं लिखा रहेगा मिनिमम, जैसे कि यहाँ पे निम्नतम ध्रुव लेकिन पोल की संख्या नहीं दिया गया है तो 2 मानना है। इसी प्रकार से मैक्सिमम जब बोले तो नहीं अगर दिया रहेगा ऑप्शन में कितने पोल की संख्या तो आपको 8 मानना है, तो यहां 2 मानना है। वही दोस्तों सिंक्रोनस स्पीड बराबर 120 गुणे एफएस बटा पी, यही आपको क्या करना है, फॉर्मूला ऐड करना है ना। एनएस बराबर 120 गुणे यहाँ पर कितना रखा है 60 बटा 2। आपका आंसर दोस्तों तुरंत निकल के आ जाएगा, ये 30 बार में कट जाएगी, ये 12 3 36 है ना, 3600 आरपीएम क्या होगा, इसका करेक्ट आंसर हो गया है ना। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। 3600 आरपीएम पर इसका मैग्नेटिक फील्ड क्या है वो रोटेट करेगी, है ना। अब इसका दोस्तों इस सारे कंटेंट का, इस सभी क्वेश्चनों का पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा, और टेलीग्राम है दोस्तों निमी टेक्निकल क्लासेस के नाम से, आप वहां पर ज्वाइन होइएगा और जितने भी क्लास दोस्तों हम लेते हैं ना तुरंत रूप से उसका पीडीएफ वहां पर अपलोड कर दिया जाता है, जो कि आपके रिवीजन के लिए काफी काम आएगा। दोस्तों बताइएगा ये दिल से दिल तक की क्लास दोस्तों कितना आपके दिल में उतरा कंटेंट, मैं इस चीज को दोस्तों अनुभव करना चाहता हूं, आपके मन की बात को जानना चाहता हूं। आप ऑफलाइन ही सही दोस्तों, लेकिन जरूर कमेंट करिएगा कि ये सेशन आपको कैसा लगा। इसका नेक्स्ट पार्ट हम कल सुबह फिर से लेकर के आएंगे। तब तक के लिए दोस्तों आप सभी विद्यार्थियों का पूरे इस क्लास को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।